हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 47 में। तो आज हम संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है और इसमें संशोधन कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और इसमें कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रस्तावना है कौन से देश के संविधान में इसको सबसे पहली बार शामिल किया गया था, तो वह सबसे पहली बार अमेरिकी देश के संविधान में इसे शामिल किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। कौन से अधिनियम? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इसको संशोधित किया गया है, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए हैं। तो संविधान को समझने से पहले हमें इसकी प्रस्तावना को समझना चाहिए, इसकी प्रस्तावना हमें याद होनी चाहिए। तो देखो, संविधान की प्रस्तावना को अब हम एक बार पढ़ते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना से हमें संविधान के बारे में पता लग जाता है कि हमारे भारत देश का संविधान किस प्रकार का है। तो यह प्रस्तावना हमें याद होनी चाहिए। अब हम इस प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ को अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? तो इस शब्द से आशय है कि भारत जो देश है वह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। जो भारत देश है वह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यह अपने बाह्य और आंतरिक मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। एक संप्रभु राज्य होने के कारण जो भारत है वह किसी विदेशी सीमा, अधिग्रहण अथवा अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। तो यह होती है संप्रभुता। आगे जो शब्द है वह है समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? तो जो भारतीय समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, या जिसे राजाश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपना विश्वास रखता है। कैसी अर्थव्यवस्था में? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर क्या होता है कि जो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र हैं वह साथ साथ रहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वह गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को दूर करना है। तो यह समाजवाद का अर्थ है। आगे जो शब्द है वह है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से क्या आशय है? तो हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, यानी हमारे देश में कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी को समान रूप से माना जाता है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है।
जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस शब्द से यह आशय है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। आगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही बड़े रूप में किया गया है, जिसमें क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें क्या होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। तो लोकतांत्रिक का यह अर्थ होता है कि ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और अप्रत्यक्ष लोग में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आगे जो शब्द है वह है गणतंत्र। तो गणतंत्र से क्या आशय है। तो गणतंत्र में प्रमुख दो बातें शामिल होती हैं। कौन कौन सी। किसी भी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, और जो दूसरी बात है वह है राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। सॉरी, यहाँ गलती हो गई है, हाथ में न होने की बजाय, न होने की बजाय क्या होता है, लोगों के हाथ में होती है। अगला जो शब्द है वह है न्याय। न्याय से क्या आशय है। तो प्रस्तावना में न्याय को तीन रूपों में शामिल किया गया है। कौन कौन सा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय क्या है। तो हर व्यक्ति के साथ रंग, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार होगा। आर्थिक न्याय क्या है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आय, संपदा, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय। तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो या दफ्तर में प्रवेश का। तो इस प्रकार के न्याय इसमें प्रस्तावना में हैं और इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में शामिल किया गया है। आगे जो शब्द है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक एक सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। तो यह अभिप्राय स्वतंत्रता से है। आगे जो हमारा शब्द है वह है समता। समता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इसका जो अर्थ है वह समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध से है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के बदले समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। तो समता का मतलब सभी को समान रूप से समझा जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का अर्थ समता से है। आगे जो हमारा शब्द है वह है बंधुत्व। बंधुत्व का क्या मतलब होता है। तो इसका जो अर्थ है वह है भाईचारे की भावना, यानी भाईचारे से रहना बंधुत्व का अर्थ है। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना है। कौन कौन सी बात है। पहली, व्यक्ति का सम्मान, यानी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता।
देश की एकता और अखंडता इसमें शामिल है बंधुत्व में। तो यह बंधुत्व से आशय है, बंधुत्व का जो मतलब होता है वह भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।